झारखंड आंदोलन के जनक शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन शिबू सोरेन के उन करीबियों से हम आपको मुलाकात कराएंगे जिन्होंने लंबा वक्त शिबू सोरेन के साथ गुजारा है, जो शिबू सोरेन के बतौर नेशनल मीडिया एडवाइज़र भी रहे हैं और उनके साथ साथ हेमंत सोरेन के साथ भी उन्होंने काम किया है। हमारे साथ हिमांशु शेखर चौधरी हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके कार्यकाल को, उनके जिस तरीके से आंदोलन का वक्त था, क्योंकि आप पत्रकार भी रहे थे, तो किस तरीके से आपने उन्हें कवर किया और क्या कार्यकाल था? ये देखिए, गुरुजी मतलब शिबू सोरेन जी से मेरा संपर्क झारखंड बनने से पहले का रहा है। मैं 91 में मैंने पत्रकारिता की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली, उसके बाद मैंने पत्रकारिता शुरू की। चूँकि मैं झारखंड का तो नहीं, या उस समय एकीकृत बिहार था, लेकिन मैं गोड्डा ज़िले का रहने वाला हूँ, तो मैं शिबू सोरेन जी के बारे में जानता था, उनके आंदोलन की जानकारियाँ थी। और उस समय जेबीएम के विधायक हुआ करते थे प्रशांत मंडल, वो चूँकि मेरे पड़ोसी थे, पड़ोइया हाट के विधायक थे, तो उनसे एक मित्रवत व्यवहार था। तो उनके माध्यम से मैं गुरु जी के बारे में और जानकारी मिली। तो पत्रकारिता के समय उनका इंटरव्यू लेना, उनका बाइट करना, उन संदर्भ में उनके पास जाया करता था और लंबी बातचीत होती थी। उस समय मुझे याद है कि गुरुजी को चूँकि दिल्ली की मीडिया में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिलता था, तवज्जो नहीं मिलती थी, और स्वाभाविक है कि जो आंदोलन की पार्टियां होती हैं उनको मीडिया का सहयोग लेना बड़ा कष्टकारी होता है। ये और ख़ासकर वैसे पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उसको राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करती थी उस समय। अब स्थितियां बदली हैं, चूँकि अब क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बढ़ा है, उनका प्रभाव बढ़ा है, तो उस समय वो स्थिति नहीं थी। बावजूद इसके मैं एक व्यक्तिगत कारणों से गुरुजी के पास बैठकर लंबी चर्चाएं करता था, और कई अवसरों पर वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना है या और भी धरना प्रदर्शन में कुछ प्रेस व्यक्ति बनाना है, तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर उनको इस तरह की मदद किया करता था। तो धीरे धीरे उनसे नज़दीकियाँ बढ़ती गई। और मुझे याद है उस समय की एक घटना, जब गुरुजी ने कहा था, क्योंकि उस समय ये पता नहीं था 92-93 कि झारखंड बनेगा, कब बनेगा, इस तरह की कोई प्रारूप दिख नहीं रहा था। लगता था कि झारखंड बनेगा तो जरूर, लेकिन कब बनेगा ये स्पष्ट नहीं था। मुझे याद है गुरुजी ने मजाक मजाक में कहा था, गुरुजी मुझे प्यार से पंडा कहा करते थे, तो बोले कि रे पंडा, झारखंड बनेगा तो चला तुमको झारखंड आना पड़ेगा, नौकरी पूरी छोड़ेगा तुम। तो हमको लगा कि अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन था, हमने भी मजाक में कहा ठीक है बाबा, बनेगा तब तो देखेंगे। बोला नहीं, देखेंगे नहीं पड़ा, हम जो बोले वो करना पड़ेगा तुमको। तो झारखंड बनेगा तो झारखंड में चाहिए ना आदमी बढ़िया। तो मैंने ठीक है बाबा, बनेगा तो फिर देखी जाएगी। मुझे याद है कि लोग गुरुजी के बारे में कई तरह के, जब मैं दिल्ली में था तो दिल्ली की मीडिया में या मीडिया जगत में गुरुजी के बारे में जो एक तरह से जो भ्रांतियाँ फैलाई गई थी, या जिस तरह का उनके बारे में बातें फैलाई गई थी वो, और जब मैं गुरुजी से मिलता था, गुरुजी से बात करता था, और जब जो मैंने अनुभव किया, मुझे लगा कि ये तो ज़मीन आसमान का अंतर है। जिस तरह की धारणा उनके बारे में बनाई गई है, जिस तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कई लोगों ने कई तरह की स्टोरियाँ की, और जब मैंने देखा मुझे लगा कि ये तो ज़मीन आसमान का अंतर है। एनीवे, फिर भी झारखंड 2000 में बना, मैं यथावत पत्रकारिता करता रहा। मुझे याद है कि जिस समय मधु कोड़ा की सरकार चल रही थी, तो उसके बाद जब मधु कोड़ा की सरकार के बाद को गिराकर जेएमएम की सरकार बनाने की, हम थोड़ा उससे और पीछे आएंगे, हम थोड़ा जल्दी स्पीड में निकल गए। हम जानना चाहेंगे, बतौर पत्रकार जो आपने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए होंगे, कैसे वो मीडिया से अटेंड करते थे, क्या उनकी वाकपटुता थी, किस तरीके से बातचीत थी? ये देखिए गुरुजी, मैं एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ, अभी वो पूरी नहीं हुई है। मैं ये मानता हूँ कि गुरुजी जैसे व्यक्ति का पद पाने के कारण कद घटा है। वो व्यक्ति उस कद के थे, या उस कद के थे जिस कद को छूना किसी के लिए संभव नहीं है, ना कोई छू पाया है ना छू पाएगा। वो पद के लिए बने ही नहीं थे, वो समाज के लिए बने थे, समाज निर्माण के लिए बने थे। और यही वजह है कि वो राजनीति की तिकड़म, वो
वाक्पटुता, मीडिया को हैंडल करने के लिए जिस तरीके से, चूंकि मीडिया दिमाग से नियंत्रित होता है, मीडिया दिमाग से चीज़ें निकालना चाहता है, लेकिन गुरुजी कभी दिल से अपनी बात रखते थे, दिल में जो आया वो बोल दिए। इसीलिए कई अवसरों पर उनकी बात को बतंगड़ बनाया गया, उनके बात से कई तरह के विवाद हुए, क्योंकि गुरुजी अपनी दिल की बात कहते थे, जो दिल में है वो उनके जुबान पर था। वो, मैं उनको पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं मानता हूँ कि ही वॉज अ पॉलिटिशियन। ठीक है, राजनीति में तय राजनीतिक दल के प्रमुख थे, वो सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका व्यवहार कभी एक शुद्ध राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं रहा। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि गुरुजी को कई अवसरों पर कई राजनीतिक दल ने, कई व्यक्तियों ने उनसे लाभ लेकर उनको इस्तेमाल किया। क्योंकि गुरुजी दिल से जोड़ते थे, वो ये दिमाग नहीं लगाते थे कि अमुक आदमी मेरे साथ आया तो मेरा क्या नुकसान कर सकता है। गुरुजी इस बात पे भरोसा रखते थे कि मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा, अगर कोई मेरा नुकसान करता है तो वो उसकी कीमत खुद भुगतेगा। क्योंकि गुरुजी एक नियति में भरोसा रखने वाले थे। उनका ये मानना था कि हम अपना कर्म करें और अगला अपना कर्म करेगा। मेरा कर्म अगर अच्छा होगा तो मुझे उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, मेरा कर्म बुरा होगा तो उसको भुगतना मुझे पड़ेगा। इसलिए गुरुजी में जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मैं राजनेताओं को जिस तरीके से देखता हूँ, गुरुजी पे कई तरह के आरोप लगे, लेकिन उन आरोपों में कितनी सच्चाई है नहीं है ये तो न्यायालय के विषय है, न्यायालय ने तय किया है, न्यायालय के फैसले हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं उतना ही कह सकता हूं कि जैसा मैंने अनुभव किया, मैंने देखा, मैंने पत्रकारिता के दौरान भी, पत्रकारिता के बाद भी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी या 1-to-1 भी जब इंटरव्यू करने जाया करता था तो गुरुजी से जब बातचीत करता था, गुरुजी ये कहते थे, कई बार ऐसी चीज़ें वो बोल जाते थे जो मुझे लगता था कि अगर ये प्रकाशित हो जाए या प्रसारित हो जाए तो इससे नकारात्मक संदेश जा सकता है या इससे किसी तरह का बवाल मच सकता है। तो मैं गुरुजी से पूछता था कि गुरुजी क्या इसको रखें कि हटा दें। बोला नहीं, क्या हम बोले तो छापो, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, इसमें क्या अंतर पड़ता है। तो जैसा बयान जो उस वक्त का आपको ख्याल हो कि क्या कहा? नहीं, ये तो अब बहुत पहले की बात, 20-25 साल पहले की बात आ गई। तो और उस समय, ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय झारखंड नहीं बना था। तो उस समय एक तो आंदोलन की भी उग्रता होती है, एक सामूहिकता का भी दबाव होता है। तो उस दबाव में कई बार ऐसी बातें कही जाती है जो आवेग में बोल दिया गया हो। तो उस समय की बातें मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कई अवसर पर या राजनीतिक सभाओं में भी जब मैं उनसे जुड़ा, उसके बाद राजनीतिक सभाओं में भी उनका मैंने मानवीय रूप देखा, जिसमें एक राजनीतिज्ञ नहीं था, एक मानवीय पक्ष उनका देखा और एक समाज सुधारक की छवि उनमें दिखी। मैं अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण में बताऊं कि ये आपके सवाल से हटकर है, लेकिन ये संदर्भ वही है। मुझे याद है 2009 का विधानसभा चुनाव, 2005 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन, स्टीफन मरांडी जो निर्दलीय लड़े थे, उनसे चुनाव हार गए थे। 2009 के विधानसभा चुनाव में गुरुजी की भी बिल्कुल इच्छा थी कि हेमंत सोरेन किसी तरीके से जीते, और हेमंत सोरेन ने भी अपने स्तर से बड़ी मेहनत की थी। मुझे याद है चुनाव से एक दिन पहले, मतलब चुनाव प्रचार खत्म होने की अवधि से उसी अवधि के दिन या एक दिन पहले, मुझे सही से स्मरण नहीं आ रहा है, वहाँ मसलिया में एक बड़ी सभा थी, दुमका के मसलिया में। दुमका से हेमंत सोरेन 2009 में चुनाव, जिस बार पहली बार वो विधानसभा चुनाव जीते थे। मुझे याद है उस समय हेमंत सोरेन के चुनाव प्रबंधन का, मीडिया प्रबंधन का काम मैं ही देखा करता था। हेमंत जी ने मुझे कहा कि भैया थोड़ा सा देखिएगा कि जितने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, जितनी अधिक मीडिया का कवरेज हो पाए, मीडिया को वहाँ लेके आइएगा। मैंने गाड़ी की व्यवस्था की, चूँकि मीडिया से मैं रहा हूँ तो मीडिया के से मेरी मित्रता भी रही है, तो मुझे कभी भी मीडिया का असहयोग नहीं मिला, सहयोग मिला। तो मीडिया, अधिकतर मीडिया वहाँ गई थी और अच्छी खासी भीड़ थी। और चूँकि एक मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है
कि भीड़ जुटाने के लिए भी अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दुमका के मसलिया में ही कार्यक्रम था, बावजूद इसके हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। गुरुजी हेलीकॉप्टर से पहुंचे, अच्छी खासी भीड़ थी, वहाँ के लिहाज से बहुत बड़ी रैली थी। सभा शुरू हुई, कई लोगों ने भाषण दिया। उसके बाद गुरुजी ने भाषण देना शुरू किया। गुरुजी ने जब भाषण देना शुरू किया तो उस समय उस भीड़ में एक सज्जन बिल्कुल शराब पीकर, जो देसी भाषा में, वहाँ की भाषा में मताल कहते हैं, एक मताल वहाँ चिल्लाना शुरू किया। गुरुजी ने मन से ही इशारा किया, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, हमको भाषण देने दो। वो 30 सेकंड के लिए शांत हुआ। फिर गुरुजी ने भाषण शुरू किया, फिर उसने वही रूप धारण कर लिया। गुरुजी ने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया कि अरे उसको बोलो शांत रहेगा। सुरक्षा कर्मी गए, फिर वो 30 सेकंड शांत रहा, फिर उसने शुरू कर दिया। फिर गुरुजी ने उसको इशारा दिया कि आ जाओ, तुमको जो कह रहा है मंच पे कह लेना। ये सारी संवाद संथाली में ही हो रही थी। तो वो मंच पे आ गए, गुरुजी खड़े होकर भाषण दे रहे थे। तो गुरुजी ने इशारा किया कि बैठ जाओ। मतलब गुरुजी जिस कुर्सी पर बैठे थे, जिससे खड़े होकर भाषण दे रहे थे, उसी पर उसको बैठने का इशारा कर दिया। वो सज्जन बैठ गया, गुरुजी भाषण देते रहे। इस बीच गुरुजी के भाषण देते ही वो व्यक्ति उस कुर्सी से ही फिर चिल्लाना, मतालगिरी शुरू कर दिया। गुरुजी ने उसको एक झापड़ दिया खींच के। स्वाभाविक तौर पर उतनी मीडिया थी, सबकी मीडिया में यह कैद हो गया। और सारे हम लोग, हेमंत जी, पूरी मीडिया स्तब्ध थी कि अब चूंकि कल के बाद चुनाव प्रचार होना नहीं है और इसको किस तरीके से प्रचारित किया जाएगा कि मतदाता को पीटा गया, मारा गया, ये वो एक हो गया। गुरुजी, उसके बाद वो सज्जन शांत हो गए, गुरुजी का भाषण खत्म हो गया। अब चिंता की ये बात थी कि अब ये जो सभा इसलिए की गई थी कि जीत सुनिश्चित हो जाए, कहीं ये घटना हार का कारण न बन जाए। सभा जब खत्म हुआ, मुझे याद है हेमंत जी बड़े मायूस होकर मेरे पास आए, बोले कि भैया अब क्या होगा। मैंने कुछ नहीं, अब हमको थोड़ा सा मौका दीजिए, हम बाबा से बात करते हैं। मुझे याद है मैं गुरुजी के पास गया, बोले कि बाबा ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। बोले क्या कर दिए हम। बोले बाबा ये आप, बोले तो क्या करें हम समाज को बर्बाद होने दें। हम बोलते हैं शराब मत पियो, आदिवासी शराब छोड़ो, शराब की वजह से तुम्हारा घर बिगड़ गया है, तो हम राजनीति के लिए हम समाज को बर्बाद होने दें। नहीं वोट देगा, नहीं देने दो, लेकिन हम समाज बर्बाद नहीं होने देंगे। तो ये वो व्यक्ति हैं जिनको इस बात की फिक्र नहीं थी कि मुझे राजनीतिक नुकसान होगा कि लाभ होगा। जो उनका संकल्प था, जो उनकी सोच थी, वो उनके लिए प्राथमिकता थी। और मुझे याद है उसके बाद मैंने गुरुजी से आग्रह किया, मैंने कहा बाबा जो आपने जिस आवेश से मुझे कहा, यही चीज़ आप मीडिया को कह दीजिए कि मैंने एक अभिभावक के तौर पर इसको थप्पड़ मारा है। एक अभिभावक को यह अधिकार है कि वो अपने बच्चे को डांटे, दुलारे या प्यार करे। फिर मीडिया ने भी यह बात समझी, गुरुजी ने फिर मीडिया को यह बयान दिया, तो फिर उसके बाद इस रूप में आया जो हकीकत था। तो ये गुरुजी का वो मानवीय पक्ष है जो कोई भी राजनीतिज्ञ आपको लगता है कि चुनाव के आखिरी बेले में इस तरह की कर सकता है, जो पॉलिटिशियन है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि उनमें मुझे राजनीतिज्ञ कभी नहीं दिखा। उनमें एक मानवीय, एक समाज सुधारक और एक अपने मिशन के प्रति समर्पित, उस संकल्प को साधने में अगर कुछ छूट जा रहा है तो उन्हें उस छूटने की पीड़ा कभी नहीं रही। और मैं ये मानता हूं कि गुरुजी को जो सम्मान, जो आदर और जिस तरीके के संघर्ष के बाद उनको झारखंड के नवनिर्माण का अवसर मिलना चाहिए था, वो थोड़ा लंबा अगर मिलता तो राज्य को वो अपने सोच के हिसाब से ढाल सकते थे। थोड़ा और पीछे हम आएंगे, करीबन अगर मेरा स्मरण सही हो तो 2 नवंबर को लोकसभा में ये पारित हुआ कि झारखंड अलग राज्य बनना है। उस वक्त की क्या स्थिति थी गुरुजी की, लोकसभा के अंदर क्या बातचीत रही थी, अगर आपको कुछ उस वक्त का स्मरण? नहीं, उस समय का अक्षरशः तो चूंकि मैं आंदोलन में नहीं था, मैं एक पत्रकार था,
तो पत्रकारों को वही बात मालूम रहती है जो बताया जाता है। अंदर की बातें उस समय मैं नहीं जानता था, चूँकि मेरी उस समय सक्रियता नहीं थी। लेकिन मुझे ये पता है कि इस आंदोलन के बारे में कई लोगों ने कई तरह की बातें कही, लेकिन गुरुजी इस बात के लिए संकल्पित थे कि जैसे भी हो हमको राज्य लेना है। कई लोग ने कई तरह का आरोप लगाया, ये वक्त नहीं है कि उन आरोपों की चर्चा की जाए, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर गुरुजी भटक गए होते तो शायद आज राज्य नहीं बनता। चाहे उन पर किसी तरह के आरोप लगे, कितने आरोप लगे, लेकिन अगर उन आरोपों में सच्चाई होती तो क्या ये राज्य बन गया होता? ठीक है, राज्य के आंदोलन की लड़ाई शिबू सोरेन ने शुरू की है, ऐसा नहीं है। इन्होंने इसको मुकाम तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। ये अंग्रेज के ज़माने से या उसके काफ़ी पहले से भी ये एक झारखंड अलग हो, इसकी बात होती रही है। कई एनी हीरो है, जयपाल सिंह मुंडा हैं, कई बड़े नाम हैं, कई बड़ी हस्तियां हैं जिनका अपने स्तर का योगदान रहा है। लेकिन गुरुजी ने इसको एक संगठित तौर पर या यूं कहें राजनीतिक दबाव बनाने का काम किया। और कई बार देखिए ऐसा होता है कि नियति को जब जो मंजूर होता है वो होता है। आप ये मानिए कि बिहार में अगर जेएमएम की आवश्यकता नहीं बनती सरकार बनाने के लिए, तो क्या बिहार विधान परिषद से झारखंड निर्माण के बिल पास हो गए होते? क्योंकि बिहार से जब तक पास नहीं होता तो केंद्र में नहीं बन सकता था। तो परिस्थितियां ऐसी बनी क्योंकि नियति को जब जो मंजूर होता है उस समय परिस्थितियां वैसी बनती हैं। ये गुरुजी का कि अपने कर्मों का फल था कि उनके आंदोलन के दौरान नियति ने एक ऐसा अवसर बनाया कि उस समय झारखंड का निर्माण हुआ और गुरुजी ने परिस्थितियों को उस तरीके से अपने पक्ष में किया कि उन परिस्थितियों से झारखंड का निर्माण हो जाए। अब लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री शिबू सोरेन क्यों नहीं बन पाए, क्यों उन्होंने गठबंधन का साथ छोड़ा उस वक्त कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, या इच्छा थी उनकी मुख्यमंत्री? नहीं, उन्होंने गठबंधन का साथ छोड़ा ऐसा नहीं है। उस समय संख्या बल इनके पास नहीं था। यही तो मैंने पहले कहा। मैंने कहा कि इनको ये आंदोलन का जो परिणाम मिलना चाहिए था, जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए था, राज्य को दिशा देने में इनको नेतृत्व मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। और स्वाभाविक है कि सरकार बनना ये लोकतंत्र में आंकड़ों का खेल है। स्वाभाविक है कि कोई आपको ये नहीं कहता है कि आप बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं तो आप सरकार बना लीजिए। राजनीति है और राजनीति को कहते हैं, राजनीति बहुत क्रूर होता है और उस क्रूरता को झेलने की शक्ति गुरुजी में नहीं थी, क्योंकि उनमें मानवीयता इतना कूट कूट कर भरा था कि वो क्रूरता को न समझते थे न उसमें विश्वास रखते थे। एक सवाल ये होगा कि आप संथाल परगना से हैं, संथाल परगना में गुरुजी की नींव मजबूत थी, क्या वजह था और किस तरीके से संथाल के लोग इन्हें पसंद करते थे? ये देखिए, गुरुजी को इस तरह से समझिए कि गुरुजी बने क्यों? आपके सवाल में ये सवाल आता है। आदिवासियों के साथ जिस तरीके से भेदभाव होता था, उस महाजनों द्वारा सूद देने के बाद सूद के चक्र में जैसे उनको फंसाया जाता था, या आदिवासियों की जमीन किस तरह से हड़प ली जाती थी। स्थिति ये थी कि वो अपने जमीन, जिन आदिवासी अपने जमीन पर ही मजदूरी करते थे, वो सूदखोर सूद देकर धीरे धीरे वो जमीन हड़प लेते थे। गुरुजी ने उन लोगों को ये आवाज दी, उनको हौसला दिया, उनको ये बताया कि नहीं, तुम चुप रहोगे तो तुम्हारी कई पीढ़ी भुगतेगी, तुम आज आवाज बुलंद करोगे तो कई पीढ़ी तुम्हारा नाम लेगी। तो गुरुजी पहले आवाज बने। गुरुजी ये कहते हैं कि एक शिबू सोरेन कुछ नहीं कर सकता है। हर घर में जब तक शिबू तैयार नहीं होगा तब तक आदिवासियों का शोषण खत्म नहीं होगा। ये बातें आदिवासियों को घर कर गई। और गुरुजी ने ये, आपको ध्यान होगा कि गुरुजी ने ये महसूस किया कि आदिवासियों की सबसे बड़े शोषण की वजह बन रही है
सुदखोरी तो था ही, शराब की लत, हड़िया दारू। गुरुजी ने नशा के खिलाफ, खासकर शराब के खिलाफ एक मुहिम चलाई। तो उससे जो नुकसान हो रहा था, और गुरुजी के साथ जो जुड़ रहे थे वो शराब से भी दूर होते गए और गुरुजी के साथ भी जुड़ते गए। और गुरुजी ने देखिए, सबसे बड़ी चीज़ गुरुजी ने ये महसूस किया कि अपने आंदोलन के शुरुआती दौर में कि उन्होंने आदिवासियों में शिक्षा का प्रसार करना शुरू किया। अगर आपको जानकारी हो, उन्होंने रात्रि विद्यालय, यही टुंडी के पोखरिया में, मैंने एक गाना लिखी थी कि टुंडी के पोखरिया में एक आश्रम होता था, रात में आदिवासी जहाँ शिक्षा ग्रहण करता था। तो वो गुरुजी ये जानते थे कि असल पीड़ा क्या है। और दूसरी, अगर हम गुरुजी के जीवन चरित्र को अगर हम एक दूसरे तरीके से बिल्कुल शुरुआती दौर में ये बताएं कि जब गुरुजी की उम्र, ये बातें मैंने भी पढ़ी है और मैंने भी सुना है, क्योंकि उस समय में मुझे लगता है कि मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा जिस समय की ये घटना है। जब 13 साल की उम्र में, शिबू सोरेन की उम्र 13 साल की थी, जब इनके पिता की हत्या महाजनों द्वारा की गई थी, तो उस हत्या के खिलाफ इनके मन में महाजनों के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ। लेकिन देखिए, आक्रोश जब किसी के मन में पैदा होता है तो वो बदला लेना चाहता है। लेकिन शिबू सोरेन वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस आक्रोश के बदले बदला लेना नहीं ठाना, बदलाव लाना ठाना। ये देखिए, ये गुरुजी को अन्य लोगों से अलग करता है। कोई बदला लेना चाहता है, कोई बदलाव लाना चाहता है। शिबू सोरेन ने यह तय किया कि नहीं, आदिवासी समाज में बदलाव लाना होगा। हमारे पिता ने किस अमुक ने हत्या की, मैं अमुक की हत्या कर दूं, उससे बदला तो मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा क्या? समाज को इससे क्या मिलेगा? गुरुजी ने यह तय किया कि नहीं, समाज में बदलाव लाना होगा। गुरुजी ने दिन में वो लोगों को जागरूक करते थे, इकट्ठा करते थे, अपने आंदोलनों के लिए लोगों को तैयार करते थे, और रात में लालटेन की रोशनी में वो बच्चों को पढ़ाया करते थे और शिक्षा के प्रति जागरूक किया करते थे। ये गुरुजी का देखिए मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर जिसको कहते हैं, व्यक्तित्व जिसको कहते हैं, वो गुरुजी है। गुरुजी एक सफल राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो एक सफल समाज सेवक थे। एक, अगर हम उनको कहें कि वो एक, अगर उन्हें और अवसर मिलता, ईश्वर उनको और लंबी आयु देते, अगर वो लंबे समय तक और स्वस्थ हो पाते, तो शायद कई कुरीतियों से हम बच पाते और समाज को एक दिशा मिल पाता। अगर हम थोड़ा और बात करना चाहें कि जिस वक्त की उनकी बेटे के साथ दुर्घटना हुई, उस वक्त उनकी स्थिति क्या थी और इससे वो कैसे उभरे? नहीं, ये देखिए, ये आपने बड़ी दुखती नग पे हाथ छेड़ दिया। मुझे याद है कि जब दुर्गा जी का निधन हुआ था तो बेहद आहत थे, और उनके आहत मन की व्यथा शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आप यूँ मानिए कि इतने आहत थे कि मुझे याद है कि दुर्गा जी के निधन के 6 महीने बाद तक भी वो कई बार वो कहते थे, अरे पंडा, दुर्गा से बात कराओ, दुर्गा को फोन लगाओ। तो मतलब एक तरीके से समझिए कि वो अंदर से टूट गए थे। ये अलग बात है कि हेमंत सोरेन ने जैसे अपने आप को स्थापित किया, आगे बढ़े, जब उनको लगा कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, या इस झारखंड के लिए जो हमने सोचा है उसको क्रियान्वित करने वाला हेमंत में वो क्षमता है। क्योंकि हेमंत बहुत छोटे थे और हेमंत उस तरह से राजनीति में सक्रिय नहीं थे जिस तरह से आंदोलन के दौरान दुर्गा जी सक्रिय थे। तो उनको लगता था कि संगठन का भार दुर्गा जी संभाल लेते हैं। तो दुर्गा जी के प्रति उनका विश्वास बहुत ज़्यादा था, जो उस दौरान हेमंत जी पे नहीं था। लेकिन हेमंत जी ने जब से अपने आप को स्थापित किया, वो चुनाव जीते, फिर मुख्यमंत्री बने, जैसे उनका विकास होता गया वैसे गुरु जी का भी थोड़ा सा जो बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य रिस्टोर होता गया। तो वो सदमा तो उनके लिए बहुत, मुझे लगता है कि उनके स्वास्थ्य की गिरावट, मुझे लगता है वहाँ से, मैं अगर मेडिकली तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने उनके दुखी मन को महसूस किया है। मैं उनके साथ उस समय था और बेहद
एक भावुक और बेहद ही मुश्किल घड़ी थी उनके लिए, और उससे वो मुझे लगता है कि वो और बेहतर ढंग से इसलिए उबर पाए कि हेमंत जी ने खुद को स्थापित करके उनको ये भरोसा दिया कि नहीं, आपने जो नींव डाली है उस पर एक बुलंद इमारत खड़ी होगी। क्योंकि आप उनके नेशनल मीडिया एडवाइज़र हुए, बंद कमरे। मैं उनका, आपको सुधार दूं, मैं उनका पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रहा, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं गुरुजी शिबू सोरेन जी का भी राजनीतिक सलाहकार रहा मुख्यमंत्री रहते हुए, और मैं उनके पुत्र हेमंत सोरेन का भी राजनीतिक सलाहकार रहा मुख्यमंत्री रहते हुए। जब भाषण वाषण लिख के देते थे तो कभी ऐसा होता था कि वो कट करते, नहीं ये तुम गलत लिख दिए, इसको नहीं, ये देखिए, मुझे पता नहीं अब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। मुझे याद है गुरुजी मुख्यमंत्री थे, उस समय नेशनल गेम्स था शायद, या ऐसी कोई यूथ की कोई बड़ी का समापन समारोह था। तो गुरुजी, जैसे मैंने बोला कि वो मन की बात रखते थे, वो ये नहीं देखते थे कि हम कहाँ भाषण दे रहे हैं, हमको क्या भाषण देना। उनके जो दिल में बात थी, उनका जो संकल्प था, वो हर जगह दोहराते थे। मुझे याद है कि मैं दिल्ली में था, तो गुरुजी की ये फितरत रही है कि वो कभी भी लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते, लेकिन मुझे यह सौभाग्य है कि मुझे वो ये कहते थे कि तुम लिखेगा तो हम पढ़ देंगे। मुझे याद है कि वो यूथ के समापन का कार्यक्रम था, मैं दिल्ली में था, हेमंत जी ने मुझे फ़ोन किया कि भैया सो देखिए ना, बाबा फिर यहाँ आएंगे, फिर बाबा अपना भाषण, अपने मन का भाषण देंगे, यहाँ यूथ का है, यूथ को मोटिवेट करने के संदर्भ का बाबा बोलें, हम तो नहीं बोल सकते, आप बाबा से बात कीजिए ना। तो मैं दिल्ली में था, मैंने गुरुजी को, और मुझे ये सौभाग्य है कि गुरुजी बहुत एक पुत्र से ज़्यादा प्रेम करते थे और उस पर अत्यधिक विश्वास करते थे। और मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा बाबा ऐसे ऐसे है, यूथ वाला है, फिर तो आप वही अपना भाषण दीजिएगा कि शराब छोड़ो, शिक्षा लो, ये करो। मैंने कहा बाबा वो सब ठीक है, अपने क्षेत्र में भाषण, यहाँ तो तुम हमको सिखाएगा, अब हमको भाषण क्या देंगे, तुम सिखाएगा। और कहने बाबा सिखा नहीं रहे, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ठीक, सुन, भाषण मत दो ज़्यादा, जो बोलना है तो लिख के भेज दो हमको। ठीक है, लिख के भेज दो। हमने लिख के भेज दिया तो मैं सही जगह पहुंच गया, हेमंत जी को पहुंच गया। मैंने कहा कि बाबा जब भाषण देने की बारी होगी तो आप दे दीजिएगा, भिजवा दीजिएगा गुरु जी को डायस पर। उस सज्जन का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है। एनीवे, गुरु जी भाषण देने के लिए खड़े हुए, वो जो मैंने लिख कर भेजा था वो पर्ची उनको, यही मेरे ख्याल से मोराबादी का जो स्टेडियम है, जो फुटबॉल स्टेडियम, वहीं ये सभा हो रही थी। तो वो गुरुजी को वो लिखा भाषण उनके डायस पे सामने दे दिया गया। तो गुरुजी वो रखे रहे और वो अपने आदत अनुसार उनको जो वो भाषण देते थे, जो उनके मन में आया, उन्होंने अपने विवेक के अनुसार भाषण दे दिया। फिर ख़त्म हुआ तो मैं चूँकि लाइव सुन रहा था, मैंने देखा, मैंने सर पटक लिया। तो मैंने कहा ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो मैंने गुरु जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि बाबा ये क्या किए आप, हमसे लिखवाइयो लिए, हमको भी बुड़बक बना दिए। तो गुरु जी बोले तो कहाँ तुम्हारा लिखा भाषण कहाँ था? बोले कि वो जो आपको दिया, हम तो टीवी में देखिए रहते थे, आपको गजबा तो दिया है वो, तो ये कहाँ बताया कि तुम्हारा लिखा हुआ है, तो हम किसी का लिखा पढ़ देंगे। तो ये उनका था कि अगर किसी पर विश्वास था तो फिर विश्वास था, अगर जिस पे विश्वास नहीं है तो फिर वो विश्वास नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि गुरुजी, और गुरुजी के एक मानवीय पक्ष में व्यक्तिगत संदर्भ में यहाँ शेयर करना उचित समझता हूँ। मुझे याद है, जैसे चूँकि आपने लिखित भाषण का की चर्चा की तो मुझे याद आ गया वो पल, 2010 का के शायद जनवरी माह की कोई तारीख थी। ये वो दिन था जिस अगले दिन गुरुजी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विश्वास मत हासिल करना था विधानसभा में, और ये पहला अवसर था कि गुरुजी ने स्वयं मुझे कहा कि पंडा तुम मेरा भाषण लिख, हम भाषण पढ़ेंगे। ये पहला, जीवन का पहला अवसर था जो उन्होंने स्वतः कहा कि तू भाषण लिख।
मुझे याद है मोराबादी के जो स्टेट गेस्ट हाउस है, उस समय मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं होता था, तो मैं स्टेट गेस्ट हाउस में ही रुकता था। वो मोराबादी के आवास के पास में ही था, तो मैं वहाँ था। मैंने ठीक है बाबा, हम ऐसा करते हैं, हम लिख के लाते हैं शाम में, एक बार आप देख लीजिएगा, उसमें जो हटाना होगा, जो जोड़ना होगा, जो शब्द बदलना होगा वो कर लेंगे। बोले कि ठीक है। हमने लिखा, शाम में हम उनके पास गए, उन्होंने पढ़ा। कुछ भाव में तो कोई अंतर नहीं था, शब्दों में कुछ उन्होंने सुझाव दिया कि नहीं, शब्द हटा दो, ये शब्द हटा दो, शब्द ऐसा रहे जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो लगे कि मेरे बोलचाल की भाषा है। मैंने कहा ठीक है बाबा। मैं उसको सुधार करके मैंने कहा कि अब अगले दिन विश्वास मत है, तो हम जो आप बताए उसको बदल के फिर ले आएंगे। बोले फिर कौन चिल्लाएगा, तुम ठीक कर लो और साथे हाउस चलेंगे तो हमको दे देना, हम गाड़ी में पढ़ते हुए चले जाएंगे। मैंने उसको ठीक कर लिया। दुर्भाग्य देखिए कि उसी दिन सुबह 5:30 या 7-8 बजे के आसपास मेरे गांव से फ़ोन आया कि मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया। तो हम गुरु जी को बताया कि बाबा ऐसे ऐसे हो गया है, तो अब क्या करेगा। बोला क्या करेगा, निकलो, करेगा क्या तुम, जाओ। उस समय उनके सहयोगी हुआ करते थे पाल, तो पाल साहब को कहा गया कि इसके लिए पंडा के लिए गाड़ी की व्यवस्था कीजिए। और फिर मैं अपने बड़े भाई जो यहीं रांची में रहते उनके साथ वहाँ के लिए निकला। और मुझे याद है कि वो भाषण मैंने किसी तरह से भिजवाया। फिर हालांकि वो उन्होंने भाषण पढ़ा कि नहीं पढ़ा, चूँकि मैं बेसूध था, मैं अपने पिताजी को गोड्डा लाने के लिए मैं निकला था, वहाँ से लेके आ रहा था। और गुरु जी के वो शब्द थे कि तुम चिंता मत करो, तुम पिताजी को रांची लेके आओ, उसके बाद उनके इलाज का जिम्मा मेरा है। मैं गया, और ये समझिए कि जिस मुख्यमंत्री का सदन में विश्वास मत हासिल होना हो, और आप ये जानते हैं कि पिछले 2 सरकारों को छोड़कर उससे पहले की सरकारों में विश्वास मत हासिल करना शतरंज का कैसा खेल था, ये पूरा झारखंड जानता है। और वैसे समय में वो हर 1 घंटे में मुझे फ़ोन करके ये पूछते रहते थे कि कहाँ पहुँचा, कितना बजे आ रहा है। ये सदन से निकलकर फ़ोन करके पूछना, ये उनके उस मानवीय पक्ष को दिखाता है जो सामान्य राजनीतिक से आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, और वो ऐसे कठिन पल में। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने जो अनुभव किया है वो मैंने ये देखा है कि उनमें जो मानवीयता मैंने देखी है, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है। मुझे याद है कि मैं जिस घर में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे गुरुजी बराबर ये कहा करते थे, चूँकि मेरे जीवन शैली चूँकि मैं पैसे से बड़ा किसी तरीके से धन अर्जित हो जाए, ये भाव मेरा कभी रहा नहीं। मुझे याद है कि ये बात है मेरे ख्याल से तब मुख्यमंत्री ये मधुकोड़ा की सरकार के बाद बने नहीं थे, शायद 2006 या 7 की बात है। तब मैं बम्बई में CTV में था। तो मैंने एक गाना बनाया था। उस समय गुरुजी स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे दिल्ली में। फट हाल बदहाल है खाया, झारखंड का हाल देखकर आंख रो देती है। इस तरह की एक बड़ी मैंने ही वो गाना लिखा था, उसको मैंने कंपोज करवाया था बॉम्बे में प्रोफेशनल लोगों से। और जो चूँकि मैं उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था, जैन TV में था और कई माध्यमों में था, तो जो स्टॉक फुटेज था उस गाने पर स्टॉक फुटेज लगा के मैंने वो गाने का एक विजुअल तैयार किया था। मैंने वो गुरुजी को दिखवाया। मैं वो बता नहीं सकता हूँ कि गुरुजी ने वो गाना देखने के बाद पहली बार मैंने गुरुजी को रोते देखा। गानों को देख के वो भावुक हुए। मेरे पास होगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो ढूंढूं और मिल जाए तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। फिर गुरुजी ने मुझसे कहा कि अरे पंडा, इसमें ये सब फुटेज तो बहुत पुराना है। तो मजाक बोले बाबा आप फुटेज इतना जानने लग गए। बोले पंडा, चूँकि वो कई ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते थे जो
टीवी में करना उचित नहीं है। उन शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि ये फुटेज, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा कि बाबा देखिए, चूँकि मेरे पास पैसा है नहीं, आप जानते हैं भुक्कड़ आदमी हैं, तो जो यहाँ तहाँ से जमा हुआ, तो बोले कि नहीं, इसमें नया अगर लगाएगा तो कितना खर्चा हो जाएगा। बोले बाबा 50,000 लाख रुपए तो खर्चा होबे करेगा। बोला अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। वो उठे, एक ड्रॉवर से उन्होंने एक लिफाफा निकाला और मुझे पकड़ाया। मैंने कहा बाबा ये क्या है? बोले कुछ भी है, तुमको उससे मतलब? उन्होंने बताइए कैसे, ऐसे थोड़े लेंगे। तो उन्होंने एक दो गाली दी प्रेम में। उन्होंने कहा कि रख, हम जानता है ना ओघड़ आदमी है, अभी कोई दे के गया साला किसी और को दे देंगे तो तुम लोगों को कुछ ढंग का काम करेगा, नहीं तो हम किसी न किसी को दिए देंगे। टकवा हमारे पास रुकता नहीं है, एक हाथ से आता है एक हाथ से चल जाता है। तो ये गुरु जी का ये मानवीय पक्ष है। वो जानते थे कि किसका, वही मैंने कहा कि गुरु जी बार बार मुझे कहते थे, अरे पंडा दू को पैसा कमा लो रे साला, बाल बच्चा है, परिवार होगा, कल घर ले लो। तो मुझे याद है जब मैंने रांची में ये घर लिया था तो गुरुजी गृह प्रवेश में नहीं आ पाए थे, तो मैंने विवेक को कहा, मैंने कहा यार बाबा हरदम यही कहते थे रे पंडा घर बसा लो, अपना घर बसा लो। तो एक घर मैंने लिया है, तो कम से कम गुरुजी को घर तो दिखा दो। तो विवेक गुरुजी को मेरे घर लेकर आया। मुझे याद है कि गुरुजी इस घर में एक एक कमरे में जाके इवन के टॉयलेट तक खोल खोल के उन्होंने देखा, और उनके चेहरे की खुशी याद करके आँख भर जाता है। तो उनका जो मानवीय पक्ष हमने देखा है, वो आज झारखंड मिस करेगा और झारखंड भुला नहीं पाएगा कि ये व्यक्ति क्या था। बहुत खासकर उन लोगों को अब समझ में आएगा शिबू सोरेन क्या है, जिन लोगों ने उनको निशाना बनाया। उन लोगों को अब समझ में आएगा कि शिबू सोरेन अगर मानवीय नहीं होते तो कई अवसरों पर झारखंड को बहुत बड़ी अशांति या बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ता। बिल्कुल, ये कहानी शिबू सोरेन की थी, किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा और किस तरीके से उनकी दिनचर्या रही थी। हमारे साथ उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके दिन गुजरे हैं और आंदोलन का वक्त कैसा रहा था। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।